हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू विनय एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन चौरसिया और मैं आपको पढ़ाने आई हूँ यहाँ पे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम जरा देख लेते हैं कि इस बार रीनीट में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, उनको हमने कैसे आंसर किया, या अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उन डाउट को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए, चलते हैं हम लोग बायोलॉजी के पेपर की तरफ, रीनीट वाले। तो जिसमें जो पेपर है इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, थोड़ा जूम इन कर दे ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। स्टेटमेंट 2, मियोसिस 1 रिसेंबल्स माइटोसिस। तो ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट आपके बने हैं क्लास 11 से। ये दो स्टेटमेंट बने हैं आपके क्लास 11 से, ठीक। जिसमें पहला स्टेटमेंट है, क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। स्टेटमेंट 2, मियोसिस 1 रिजेंबल्स माइटोसिस। तो जरा इसको समझने के लिए हमें क्लास 11 चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जस्ट दो स्टेटमेंट है, प्रोफेज 1 और मियोसिस 1 और माइटोसिस की बात करी जा रही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एम फेज की बात कर लें। तो एम फेज में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो फेजेस आते हैं, एक होता है मियोसिस और दूसरा आता है माइटोसिस, ठीक है। तो ये दो फेजेस होते हैं एम फेज के। मियोसिस इज जनरली अकर्स इन दी सेक्स सेल, मियोसिस जनरली सेक्स सेल में होता है, और माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में। अगर हम यहाँ सोमैटिक सेल की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट है, क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड इन द एंड ऑफ प्रोफेज 1। क्या प्रोफेज 1 के अंत तक, क्योंकि हमें पता है मियोसिस दो बार होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो हम यहाँ पे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 स्टेज की बात कर रहे हैं। तो क्या प्रोफेज 1 के अंत में सारे के सारे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं? कंडेंस होने का मतलब है कि जो क्रोमोसोम्स हैं क्या वो हमें थिक थ्रेड्स के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर दिखने लगते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम्स थिक थ्रेड के फॉर्म में दिखने लगते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, मियोसिस 1 रिजेंबल माइटोसिस। तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ? क्योंकि मियोसिस 1 में हमारी चार स्टेजेस आती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 स्टेज हमारी सबसे बड़ी होती है, इसमें फर्दर 5 स्टेजेस आती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अब क्योंकि यहाँ इतनी सारी स्टेजेस आ रही हैं, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में सिर्फ 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। माइटोसिस के प्रोफेज को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ प्रोफेज 1 के अंत तक सारे के सारे क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, बट द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज मियोसिस 1 doesn't resembles mitosis, but meiosis 2 resembles mitosis। अगर यहाँ ये स्टेटमेंट आया होता क्या meiosis 2 माइटोसिस को रिजेंबल कर रहा है, तो आंसर विल बी यस। बट अभी यहाँ meiosis 1 की बात करी गई है, तो यहाँ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कहता है यहाँ पे कि अगला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कॉर्डेट्स की? अच्छा, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स टर्म कहां से आया? तो ये भी क्वेश्चन क्लास 11 से बना है। ये बना है आपका एनिमल किंगडम चैप्टर से। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा था देयर आर सम इनवर्टिब्रेट्स एंड देयर आर सम वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को हमने डिस्टिंग्विश कैसे किया था? ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है हम उन्हें कॉर्डेट्स बोल देंगे। जनरली इनमें वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स की बात करें, सो दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव अ नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है, which of the following is not a characteristic of chordate। ध्यान रखना है, बोला गया not a characteristic of chordate। कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? तो पहला है एब्सेंस ऑफ गिल्स। क्या कॉर्डेट्स के पास गिल्स नहीं होते हैं? हमारी फिशेस भी कॉर्डेट्स हैं, क्या फिशेस के पास गिल्स नहीं है? तो बिल्कुल गलत जवाब है, फिशेस के पास गिल्स होते हैं।
तो हमें यहाँ से देखने में लग रहा है कि पहले ही जवाब हमारा सही है। आगे भी बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, टेल होती है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अभी बताया कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही होता है दैट कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, तो ये भी सही है हमारा। थर्ड फोर्थ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हाँ भाई हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो बैक साइड है जहां हमारी वर्टेब्रल कॉलम है, दिस इज द डोर्सल साइड। फ्रंट साइड जहां हमारा स्टमक सिचुएटेड होता है, दिस इज द वेंट्रल साइड। तो ये भी सही है कि सीएनएस हमारा डोर्सल होता है, तो एब्सेंस ऑफ गिल्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे गिल्स होना कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि यहाँ बोला एब्सेंस ऑफ गिल्स, तो ये कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? फाइलोटैक्सी, ये भी क्लास 11 से बना हुआ क्वेश्चन है। सारे क्लास 11 के हैं क्या? अरे नहीं रुको, अभी आगे भी बढ़ेंगे, 12th के भी क्वेश्चन आएंगे, पहले 11th का क्वेश्चन देखते हैं। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, यानी कि स्टेम पे लीव्स किस तरीके से अरेंज होती हैं, इसी को हम फाइलोटैक्सी बोलते थे। और जितना समझाए उतने में जवाब भी आ गया, सामने के सामने ऑप्शन सही हो गया, that phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 which says that which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन है ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस, beta cells of pancreas secrete insulin, alpha cells of pancreas secrete glucagon, fourth alpha cells of pancreas secrete insulin। तो जरा यहाँ देखें दो टर्म्स, पहला तो यहाँ पे बोला गया है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सेक्रीट इंसुलिन, दूसरा अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सेक्रीट इंसुलिन। तो थोड़ा दिमाग अगर लगाएं तो ये दोनों में तो कुछ तो गोलमाल है, गोलमाल है। ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इन्हीं दोनों में से तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि दोनों ही सेल्स तो इंसुलिन नहीं सेक्रीट कर सकती। हमें पता है कि जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास इज कॉल्ड एज द ग्लैंड ऑफ द डुअल नेचर। पेनक्रियास को हम बोलते हैं कि ऐसी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, इसमें दोनों चीज प्रेजेंट है। अब क्योंकि हम यहाँ हार्मोन की बात करें, वी नो दैट इंसुलिन इज अ हार्मोन जो कि ब्लड में शुगर लेवल को कम कराता है। कैसे बताया हमने? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिन्हें डायबिटीज होता है, उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, इसीलिए तो उनका शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है ना, हाई हो जाता है अचानक से। तो यहाँ होता क्या है कि जो इंसुलिन है ब्लड में शुगर लेवल को कम कराने में मदद करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि ये ब्लड में शुगर लेवल को कम करा रहे हैं, ये एक हार्मोन है, ये हार्मोन है, इसीलिए पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है ये इंसुलिन को सेक्रीट कराएगा। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पेनक्रियास का, इसमें 3 टाइप की सेल्स होती है। एनसीईआरटी में 2 टाइप की सेल्स दी हुई हैं, अगर आप कोई अच्छी बुक उठाओगे उसमें 3 टाइप की सेल्स दे रखी है, अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अभी 2 टाइप की सेल्स की बात कर रहे हैं, एक है अल्फा, दूसरी है बीटा। अगर हम अल्फा सेल्स की बात करें तो अल्फा सेल सेक्रीट करती है हार्मोन ग्लूकागॉन। ठीक, अब जैसे हमने इंसुलिन के बारे में बताया कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में शुगर लेवल को कम करा देता है, बट अगर ग्लूकागॉन की बात करें तो ग्लूकागॉन इंसुलिन का दुश्मन समझ लो भाई। कैसे दुश्मन हुआ? क्योंकि जो ग्लूकागॉन होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन शुगर लेवल कम, ग्लूकागॉन शुगर लेवल बढ़ा देगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि अल्फा सेल्स अगर ग्लूकागॉन सेक्रेट कर रहे हैं तो बीटा सेल्स क्या सेक्रेट करेंगे? बीटा सेल्स ही तो सेक्रेट करेंगे ना इंसुलिन। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये वाला ऑप्शन सही हो गया, दैट बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सेक्रेट इंसुलिन। यहाँ पे अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सेक्रेट इंसुलिन, ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लूकोजिनोलिसिस, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, तो अल्फा सेल्स of pancreas does not secrete insulin। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ैंथोफिल इज नोन एज। अच्छा, वो प्लास्टिड बताओ भाई जो ज़ैंथोफिल को स्टोर करता है। अच्छा, ज़ैंथोफिल है क्या? ज़ैंथोफिल की अगर हम बात करें तो ज़ैंथोफिल हमारा प्लांट पिगमेंट होता है। जैसे
क्लोरोफिल एक प्लांट पिगमेंट है, जैसे कैरोटीनॉइड एक प्लांट पिगमेंट है, वैसे ही ज़ैंथोफिल भी एक प्लांट पिगमेंट होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट में, प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप की प्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट होती है। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में सबको पता है, यही क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल। ठीक, सेकंड बात करें, सेकंड इज दी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो यानी ये जो प्लास्टिड है, दिस इज अ कलर्ड प्लास्टिड, ये प्लांट में कलर प्रोवाइड कराती है। जैसे हमने देखा होगा पेड़ में जब आम, अभी तो भैया गर्मी का समय है, आम खाने का तो मन करता ही है, तो पेड़ में जब आम होता है, जिसको हम अमिया बोल देते हैं, अंबार बोल देते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। तो होता क्या है, जब मैंगो कच्चा होता है, जब रॉ मैंगो होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन धीरे 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 जैसे वो पकने लगता है, जैसे वो राइप होने लगता है, कलर चेंज हो जाता है, येलो टू येलो ऑरेंज या रेड कलर का हो जाता है समटाइम्स। क्यों होता है ऐसा, कभी सवाल किया खुद से? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ग्रीन कलर का मैंगो है, उसमें जब वो ग्रीन कलर का है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अगर मैंगो में क्लोरोफिल मिल रहा है उसके पील में, दैट मीन्स वो मैंगो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। जैसे जैसे वो पकेगा वैसे वैसे उसका कलर चेंज होगा, यानी क्लोरोफिल की जगह वहां पे अलग अलग क्रोमोप्लास्ट आने लगेंगे। अलग अलग क्रोमोप्लास्ट मतलब ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स उसमें आने लगेंगे, जिसकी वजह से उसका कलर बदल जाता है। तो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में आ जाएगा ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स एक्सेट्रा। लास्ट प्लास्टिड की बात करें तो लास्ट इज दी ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम ल्यूको की बात करें तो ल्यूकोस का मतलब होता है कलरलेस, ल्यूको टर्म मींस कलरलेस, यानी ये जो प्लास्टिड है ये कलरलेस है, इसमें कोई कलर वलर नहीं होता है। अगर कोई कलर वलर नहीं है तो प्लांट में क्या करेगी, तो ये प्लांट में फूड स्टोरेज में मदद करती है, जैसे स्टार्च को स्टोर कर देगी, ऑयल्स को स्टोर करेगी, या प्रोटीन को स्टोर करने में ये ल्यूकोप्लास्ट मदद करती है। तो क्वेश्चन है, द प्लास्टिड दैट स्टोर्स ज़ैंथोफिल इज नोन एज, आप लोग खुद बताओगे, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो अभी बताया क्रोमोप्लास्ट, ज़ैंथोफिल, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि मैच द कॉलम, हाँ, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, पहला दे रखा है लिस्ट का पॉइंट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमीट्स। दूसरा बोल रहे हैं मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, हमें नहीं पता, फ्यूजन ऑफ क्यू न्यूक्लियाई, जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ऑप्शन के लिस्ट 2 दे रखा, मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। अच्छा, इसको समझने से पहले हम थोड़ा टर्म को समझ लें, तो इससे इन सबको समझने में और आसानी हो जाएगी। मियोसिस अभी बताया, मियोसिस का मतलब ये जनरली चलता है सेक्स सेल्स में, इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं बिकॉज इस केस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, यानी जितने क्रोमोसोम पेरेंट्स में थे उसके हाफ क्रोमोसोम जाते हैं उनके डॉटर सेल्स में। नेक्स्ट बात करें प्लाज्मोगैमी। अच्छा ध्यान देना, हम लोग रीनीट का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, तो बायोलॉजी को पहले समझना चाहिए ना। ध्यान से देखें, बायोलॉजी को हम समझ रहे हैं, बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी, तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स की हम बात करेंगे। तो वैसे जैसे हमने बायोलॉजी टर्म को ब्रेक किया है ना, वैसे यहाँ पे भी टर्म्स को हम ब्रेक करके समझेंगे। प्लाज्मो, यानी यहाँ पे बात करी गई है प्रोटोप्लाज्म की, प्लाज्मो का मतलब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की बात करी गई है। अगर आप लोगों को याद हो तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, सेल में जो लिविंग कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। तो यार प्लाज्मोगैमी में प्रोटोप्लाज्म हो गया प्लाज्मो, और गैमी का मतलब होता है फ्यूजन या फिर मैरिज की बात करें, गैमी मीन्स फ्यूजन, तो प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो इसे हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। कैरियो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गैमी मीन्स फ्यूजन। तो यहाँ पे कैरियोगैमी का मतलब हो गया फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो इसी को हम कैरियोगैमी बोलते हैं।
तो यहाँ से हम ऑप्शन खुद आप देख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, भाई देखो पहले ही दिख गया, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कैरियोगेमी, ऑप्शन क्लियर हो रहा है। जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, क्योंकि ध्यान देना मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। रिडक्शनल डिवीजन मतलब अगर पेरेंट्स 2n थे तो इनकी डॉटर जो बनेंगी वो हैप्लॉइड हो जाएंगी। तो देखो क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, मियोसिस और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू गैमेट्स इज दी प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पे हमारा आ गया ऑप्शन ए का 2, ए का 2 आ गया, बी का 3 आ गया और सी का 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? एक का 2, बी का 3, सी का 1, ये थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 सेज दैट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ठीक, स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन दी स्पोरेंजिया। स्टेटमेंट 2 इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो पहले तो यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट 2 तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब हो गया अ प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस नेकेड सीड्स, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट हम इसे कह सकते हैं। स्टेटमेंट 2 हमारा बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है कि जिम्नोस्पर्म के केस में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेल स्पोरेंजिया और फीमेल स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, इन वाटर फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू। अब भाई मेंढक की कहानी बड़ी निराली होती है, क्यों? क्योंकि मेंढक जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एम्फीबियन क्लास में रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज ये जो फ्रॉग है जिसका साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना होता है, इस फ्रॉग को हम एम्फीबियन में इसलिए रखते हैं बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म वाटर में भी सर्वाइव कर लेता है, लैंड में भी सर्वाइव कर लेता है। अब क्योंकि ये वाटर और लैंड में दोनों जगह सर्वाइव कर रहा है, तो दोनों जगह रेस्पिरेशन के मेथड इसके अलग अलग होंगे। तो वाटर में कैसे सर्वाइव करेगा ये पूछा गया। अच्छा देखो, अगर वाटर में लंग्स के थ्रू सर्वाइव करेगा, तो जैसे हम अगर पानी में जाते हैं तो अपनी क्या सांस को ज्यादा देर रोक सकते हैं? हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, तो यहाँ फ्रॉग भी लंग्स के थ्रू रेस्पायर नहीं कर सकता। इंसेक्ट तो है नहीं जो ट्रैकिया के थ्रू करेगा, बकल कैविटी मुंह में तो हवा नहीं भर के रख सकता ना, तो आंसर हो जाएगा इसका स्किन। और एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया भी हुआ है कि इन वाटर फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू स्किन। अब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है तो इसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह देते हैं। When an organism respires through skin, this is called as the cutaneous respiration. ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस 98 तक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं हम। मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये भी क्लास 11th का है। मैड काउ डिजीज किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है? एस्परजिलस स्पीशीज, माइकोप्लाज्मा स्पीशी, प्रायंस या वायरॉइड्स, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अच्छा, वायरॉइड्स और प्रायंस के बीच में डिफरेंस, वायरसेस हमने पढ़ा है कि वायरसेस जो होते हैं इनको क्लासिफिकेशन में कोई स्पेस नहीं मिली है, बिकॉज हम इन्हें एक ट्रू लिविंग स्पीशी कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वायरसेस आर एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस आर एसेल्युलर। एसेल्युलर का मतलब होता है दे आर नॉट ट्रूली लिविंग सेल, ये एक लिविंग सेल है ही नहीं। तो यहाँ पे वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस के पास होता है आरएनए एंड प्रोटीन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रायंस की बात करें तो प्रायंस हैव ओनली प्रोटीन्स, प्रायंस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सिर्फ प्रोटीन्स होता है। अगर हम बात करें वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स हो जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ओनली आरएनए और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, दे डू नॉट हैव अ प्रोटीन, इनके पास प्रोटीन होता ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ मैड काउ डिजीज, इस जिसको हम सीजेडी भी बोल देते हैं कभी कभी, मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रायंस, मैड काउ डिजीज प्रायंस के थ्रू होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements regarding photorespiration are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट
फोटो रेस्पिरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, रेस्पिरेशन का मतलब कि गैसेस एक्सचेंज होना। तो फोटो रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब हो गया एक ऐसी प्रोसेस प्लांट में जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ना बाइंड करके ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, जिससे एक ऐसे दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो प्लांट के लिए वेस्ट होते हैं, इनसे फर्दर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ फोटो रेस्पिरेशन डू नॉट अकर इन C3 प्लांट्स। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है which of the following statements regarding photo respiration are correct। करेक्ट और इनकरेक्ट में ध्यान हमेशा बार बार रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है ऑप्शन में इनकरेक्ट दिया जाता है, हम करेक्ट लगा के चले आते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कब करेक्ट बोला गया है, कब इनकरेक्ट बोला गया है। इसे पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। पहला डू नॉट अकर इन C3 प्लांट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट्स में ही होती है। C4 प्लांट से फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज C4 प्लांट में जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो BSC में आता है। BSC मतलब बंडल शीट सेल में आता है, मेसोफिल में आता है। C4 प्लांट के पास बंडल शीट मेसोफिल दोनों होते हैं, C3 के पास सिर्फ मेसोफिल होता है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। CO2 is consumed and O2 is generated। कैसा होता है क्या फोटो रेस्पिरेशन में, अभी बताया फोटो रेस्पिरेशन में CO2 के साथ कॉम्बिनेशन ना होके ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो CO2 is consumed and O2 is generated, ये भी नहीं हो रहा है। O2 is consumed and CO2 is generated। फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म, बताया था ना दो प्रोडक्ट बनते हैं और दोनों प्रोडक्ट हमारे वेस्ट होते हैं। तो एक तो फॉस्फोग्लाइकोलेट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ये ऑप्शन सही है। दूसरा नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, हाँ भाई बताया ना वेस्ट प्रोसेस है, यहाँ से फूड नहीं बनता है, यानी एनर्जी नहीं बनेगी। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो आगे जाके फूड भी नहीं बन पाएगा। तो नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, तो ऑप्शन C एंड D हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, next question says that select the correct sequences of experiments that lead to a gradual understanding of photosynthesis and green plants। अब यहाँ पे बताना है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इनमें से कौन सा हमारे एक्सपेरिमेंट के सीक्वेंस सही हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि जब हम लोग NCERT पढ़ रहे थे, क्योंकि ये पूरा पेपर NCERT बेस्ड बना है, जब हम लोग NCERT पढ़ रहे थे तो कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले था चैप्टर के, कौन सा दूसरा था, कौन सा तीसरा था, कौन सा चौथा था, इस सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे और यहीं से हम यहाँ पे अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे। पहला है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A एंड B, रोल ऑफ एयर। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज ही पहले बना दिया, नहीं भाई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A एंड B, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ एयर। अगर याद करें तो पहला एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टली का था, जिन्होंने एयर के रोल के बारे में बताया था, वही बेलजार एक्सपेरिमेंट, जिसमें चूहा रखा, कैंडल रखी, चूहा भी मर गया, कैंडल बुझ गई। फिर जब ग्रीन प्लांट इंट्रोड्यूस किया तो ग्रीन प्लांट किसी तरीके से एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, जिससे ना चूहा मर रहा है ना ही वो कैंडल बुझ रही है। तो यहाँ पे रोल ऑफ एयर, पहले एयर का रोल समझाया गया, उसके बाद नेक्स्ट था रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी इन्होंने करी थी। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाया गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A और B। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102। हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर हमें ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल बनाने हैं तो एक केल्विन साइकिल कितना टर्न लेगी, याद करना, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक केल्विन साइकिल के लिए अगर हम बोले, एक केल्विन साइकिल के लिए अगर हम बोले तो यहाँ पे होता क्या है, एक केल्विन साइकिल जब होती है तो उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, जिससे एक ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, एक ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब आते हैं तो इसके लिए 6 केल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। एक केल्विन साइकिल एक CO2 लाएगा, दूसरा केल्विन साइकिल, ये फर्स्ट CO2 है, ये सेकेंड CO2, यानी कि अगर CO2 चाहिए प्लांट में तो केल्विन साइकिल को 6 टर्न लेने पड़ेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, जिससे एक ग्लूकोज बनेगा। बिकॉज यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब क्योंकि यहाँ 6 कार्बन आने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए होंगे ना, बिकॉज 1 कार्बन डाइऑक्साइड कैरीज ओनली 1 कार्बन एंड 1 ग्लूकोज कैरीज 6 कार्बन। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन चाहिए। अब यहाँ
6 केल्विन साइकिल हो रही है तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन पा रहा है। सवाल पूछा गया है 3 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज बनने हैं तो कितनी बार केल्विन साइकिल होगी? एक ग्लूकोज के लिए 6, तो 3 ग्लूकोज के लिए 6 3 18। आंसर आ जाएगा हमारा 18 बार केल्विन साइकिल होगी तब जाके 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस व्हाट? यहाँ पे बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है या वो क्या इंक्लोज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, these finger like projections are called as the cristae। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी बोलते हैं। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या इंक्लोज होता है? ग्राउंड सब्सटेंस। इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम कह देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं मैट्रिक्स अगर दिख रहा हो तो आंख बंद करके लगा देना। माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को इनक्लोज करती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है which of the following statement is incorrect? अब भैया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? गलत की बात करी गई है यहाँ पे। फिब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन। क्या फिब्रिन फिब्रिनोजन से बनता है? पता नहीं भाई, देखते हैं आगे, ऑप्शन तो पढ़ ले। फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन। लो भाई, उल्टी बात कर दी गई। फिब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन। मतलब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आगे हमें जब हमें दो ऑप्शन एक दूसरे के ऑपोजिट दिख जाते हैं तो आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि इन्हीं में से कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ब्लड की क्लॉटिंग होनी होती है, यानी जब भी ब्लड क्लॉट होगा तो उस केस में होता क्या है, एक सीरीज ऑफ प्रोसेस चलता है। यहाँ पे मल्टी स्टेप प्रोसेस है ये। लास्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो लास्ट स्टेप में फिब्रिनोजन, जो कि एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा में सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है ये फिब्रिनोजन। अब होता क्या है, इस पे एक्ट करता है थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन पे एक्ट करता है थ्रोम्बिन, तब ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है और ये बना लेता है फिब्रिन। ठीक है, तो फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो रहा है, ये बना ले रहा है फिब्रिन, और ये भी कहाँ बन रहा है? प्लाज्मा में बन रहा है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फिब्रिनोजन इज द सॉल्युबल फॉर्म, और फिब्रिन, जो फिब्रिन होता है ये हमारा इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में नहीं मिलेगा। यही फिब्रिन आगे जाके थ्रेड्स बना लेता है, पतले पतले। अगर कोई वुंड है तो यही थ्रेड्स जाएंगे और एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसमें ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाएंगे और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा फिब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन, नॉट फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिनोप्सिडा बिलोंग्स टू व्हाट? फिनोप्सिडा किससे बिलोंग करते हैं? तो फिनोप्सिडा एक क्लास है टेरिडोफाइट्स की, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये सारी क्लासेस होती हैं टेरिडोफाइट्स की। तो यहाँ पे आंसर ही बता दिया, फिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, बिना लॉजिकल थिंकिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, इट सेज दैट लिस्ट 1 लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है फिर से। पहला है स्फेरिकल, यहाँ पे बैक्टीरियाज के शेप्स दे रखे और जो उनका नाम है उसके अकॉर्डिंग में बताना है कि ये शेप्स किस नाम से बिलोंग करते हैं। तो पहले कॉमा शेप, हम सबके शेप बना देते हैं। स्फेरिकल, रॉड शेप, ऐसे लंबा लंबा हो जाएगा। कॉमा शेप इस तरीके से, ठीक है। स्पिरुलम, स्पाइरल शेप, ऐसे होता है स्पाइरल शेप, पतला पतला सा। तो यहाँ पे स्फेरिकल हो जाता है हमारा कोकी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस, डिप्लोकोकस, तो ये सारे स्फेरिकल बैक्टीरियाज होते हैं। रॉड शेप, हम लोग दही खाते हैं ना, दही में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस आर रॉड शेप बैक्टीरिया। कॉमा शेप इज विब्रियो, ये ह्यूमन बींग्स में विब्रियो कॉलरेट डिजीज कराता है। और लास्ट में हमारा बचा स्पिरुलम, स्पिरुला शेप। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए का 2, ठीक है, ए का 2, बी का 4, A2, B4, C1, और लास्ट में बच गया हमारे पास D3, A2, B4, C1, D3।
तो A2, B4, C1, D3 ये सेकंड ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, हम इसको डायरेक्टली टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, which of the following are characteristics of prokaryotic cell? इनमें से बताना है कि कौन से फीचर्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक सेल आर, pro means primitive, karyo means nucleus. Prokaryotic cells are those cells which have primitive type of nucleus. तो राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 50s and 30s सब यूनिट। अच्छा ये 50s और 30s होता क्या है? कोई भी राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं। यहाँ मैथ्स नहीं लगानी है हमें, हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। मैथ्स में 50 + 30 = 80, भाई बिल्कुल सही है, 100 में से 100। लेकिन अगर बायोलॉजी में 50 + 30 = 80 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। 50 + 30 = 70s होता है यहाँ पे, ठीक है। 2 सब यूनिट्स है अलग अलग, एक 50 है दूसरी 30 है, जब दोनों मिलते हैं यहाँ पे 70s का राइबोसोम्स बन जाते हैं, ठीक। ये ऑप्शन सही है। प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव, प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच मींस दे हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ राइबोसोम्स। प्रिमिटिव टाइप ऑफ राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है 50 और 30, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 80s टाइप का होता है, 60 + 40 हो जाता है वहां पे। दे कैन हैव प्लाज्मिड्स, ऑब्वियसली बैक्टीरियाज हैव प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट, दे कंटेन मीजोसोम्स, हाँ भाई उनमें मीजोसोम्स भी होते हैं, प्लाज्मिड्स भी होते हैं और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दे हैव पेरोक्सिसोम्स, उनमें पेरोक्सिसोम्स नहीं होते बिकॉज ये यूकैरियोटिक सेल की फीचर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम डैश, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अच्छा हम लोग थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हेल्थ का ध्यान कैसे रखेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात हो रही है ना, तो हम यहाँ पे लिवर की बात कर लें, अपने लिवर की बात करते हैं। होता क्या है कि हमारे लिवर में जो सेल्स होती है जिन्हें हम हिपैटोसाइट्स कह देते हैं, इन हिपैटोसाइट्स में जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, जिसमें हम स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का नंबर ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू दी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्योंकि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं ये ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं। हम लोगों ने हेपाटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा हुआ है, हेपाटिक पोर्टल वेन पढ़ा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जवाब देंगे। इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्म प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है। इज अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं बनते। हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, अगर राइबोसोम्स होंगे तो ये रफ हो जाएगा ना, स्मूथ कैसे होगा? यहाँ राइबोसोम्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, तो आंसर विल बी यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेजर साइट होती है जहां पे लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, बिकॉज लिपिड्स बहुत जरूरी होते हैं किसी सेल के लिए। इन्हीं लिपिड्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो पाता है, और यही लिपिड्स बनाने का काम हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 says that given below are two statements, statement 1, statement 2. Statement 1 says that the class name Reptilia refers to creeping or crawling mode of locomotion. Reptilia, भाई गर्मियां आ गई हैं, आम की बात हो गई, छिपकलियां कैसे रह जाए? छिपकलियां भी तो रेप्टाइल्स होती है ना, हेमिडेक्टिलस जिससे हम बोल देते भाई। अगर ऐसा सोचना, अगर कभी आप हो अपने घर में कूल बनने के लिए छिपकली जा रही हो तो बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे छिपकली जा रही है, बोलेंगे ओ सी हेमिडेक्टाइलस इज मूविंग ऑन द वॉल। तो यहाँ पे रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया हमारा हेमिडेक्टिलस, और छिपकली कैसे रेंग के चलती है ना। सांप की बात करें तो स्नेक भी रेंग के चलता है, तो रेप्टिलिया के लिए हाँ क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। रेप्टिलिया क्रीपिंग क्रॉलिंग है मानते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे रेप्टिलिया विदाउट एनी एक्सेप्शन सब में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है? तो आंसर विल बी नो, देयर इज वन एक्सेप्शन which is of crocodile. Crocodile also belongs to the class Reptilia, but it has 4 chambered heart, not 3. तो यहाँ पे statement 1 हमारा बिल्कुल सही है, but statement 2 is wrong. तो statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Okay, next question is 110. 110 question कह रहा है in frogs the number of pairs of cranial nerves arising from the brain are, अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए देखो 12 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, बट फ्रॉग्स के पास सिर्फ 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं।
उनके पास लास्ट की 2 नर्व्स नहीं होती है। हाइपोग्लॉसल और वेगस नर्व्स फ्रॉग्स के पास नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस के पास होती हैं। तो यहाँ पे फ्रॉग्स नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इसमें 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, आप बोलोगे भैया तो 9th का क्वेश्चन आ गया, बताओ 12 मतलब नीट का पेपर दे रहे 9th का क्वेश्चन दे दिया, अब जो ये भी गलत करके आएगा, अरे बाप रे भगवान ही बचाए। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, सेल थ्योरी किसने बनाई थी? सिग्मंड निकोल्सन? नहीं। एंटनी वॉन लोइनहार्ट? नहीं। रॉबर्ट ब्राउन? न्यूक्लियस की डिस्कवरी। बचे कौन? स्क्लिडन एंड स्वान। स्क्लिडन एंड स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, दूसरे बॉटनिस्ट थे, दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी बनाई थी। इस सेल थ्योरी को बाद में मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वर्च्यू ने। एक नेक्स्ट पॉइंट ऐड किया था जिसका था, जो स्टेटमेंट था, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, व्हिच मींस न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से जो सेल मौजूद है वही सेल एक नया सेल बनाती है, नया सेल कोई चमत्कार या मैजिक से नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है और वो सही है? तो पहला है, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं थोड़ी, ध्यान देंगे जरा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। दिस इज द हाइपोथैलेमस, दिस इज द डायंसेफेलॉन। होता क्या है, हम लोग ब्रेन को समझने के लिए इजी डायग्राम बनाते हैं, बिकॉज ब्रेन का डायग्राम इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। तो उसको इजी करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोल दिया दिस इज द सेरिब्रम, ये दो सेरिब्रम हो गए, इसके नीचे डायंसेफेलॉन हो गया। डायंसेफेलॉन का ये जो बेस है, दिस बेस इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस, दिस बेस इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी इसी हाइपोथैलेमस से होता क्या है, इसी हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है एक पी शेप ग्लैंड वाया स्टॉक, दिस पी शेप ग्लैंड इज कॉल्ड एज द पिट्यूटरी। अच्छा, ये क्यों समझा रहे हैं? ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस इसमें सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो पिट्यूटरी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट, आगे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट। दिस फ्रंटल पार्ट इज कॉल्ड एज द एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पार्ट जो पीछे वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और बीच में ये जो डिवीजन है ना, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं पार्स इंटरमीडिया, इसको बोला जाता है पार्स इंटरमीडिया। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई, that pituitary gland is anatomically मतलब internally it is divided into 2 parts, adenohypophysis and neurohypophysis। ये स्टेटमेंट सही है। It secreted follicular stimulating hormone। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच सेक्रीट करता है? हाँ करता है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच भी सेक्रीट करता है, एलएच भी सेक्रीट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। एफएसएच कहाँ से सेक्रीट होता है? एफएसएच इज सेक्रीटेड बाय adenohypophysis, that is the anterior lobe of the pituitary। Next, it secrete MSH, melatonin stimulating hormone को भी क्या ये secrete करता है क्या? क्या ये मेलाटोनिन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी सेक्रेट करता है? हाँ करता तो है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हमारे पीनियल से ज्यादा सेक्रेट होती है, तो इसको हम सही नहीं मान रहे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही, ए और बी, ये प्रोलैक्टिन नहीं सेक्रेट करता है। ए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 113। It says that which of the following is not a prokaryote। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ which can live without oxygen, याद हो अगर, ये एक मोनेरन है and monerans are prokaryotes। फंगस की बात करें तो फंगस एक यूकैरियोट हो जाता है हमारा, फंगस हमारा यूकैरियोट हो जाता है। क्यों यूकैरियोट होता है? Because fungus is not a primitive type of a cell, it is a true cell। ठीक है, इसके यहाँ पे इसको ट्रू इसलिए बोला गया है बिकॉज फंगस में न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई फंगस इज कॉल्ड एज द यूकैरियोट। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। ब्लू ग्रीन एल्गे आल्सो कॉल्ड एज द साइनोबैक्टीरिया, इसको हाँ साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं, इट इज आल्सो अ प्रोकैरियोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंगस। फंगस इज अ यूकैरियोट, और बाकी यहाँ पे जितने माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर ऑल प्रोकैरियोटिक सेल।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द स्टेम ऑफ पाइन जीरो इज 20 सेंटीमीटर, द arithmetic growth rate is 30 centimeter per day. What is the length of the stem at the end of the seventh day? सेवेंथ डे के एंड में स्टेम की लेंथ क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन क्लास 11th में जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है उसमें याद हो तो एक लीफ का शेप, एक छोटा शेप था, दूसरा बड़ा था, यहाँ पे डॉट 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 करके दिखाया था, दोनों में 5 सेंटीमीटर ग्रोथ हो रही थी। यहाँ पे 5, इसकी इनिशियल लेंथ 5 है, इसकी 50 है, बाद में इसकी 10 हो जाएगी, इसकी 55। अगर याद हो तो ये क्वेश्चन वहां से बना हुआ है। तो आज की क्लास हम इस क्वेश्चन पे ओवर कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, टैप योर बैक। अगर नहीं किया है तो बकल अप, इसको करने की कोशिश करें। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इनको हम सॉल्व कर लें। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।